Welcome back, students. So, I hope the introduction of Euclid's geometry is clear to all of you. Now, the assignment that I gave you, I will provide you the solutions of that so that you can match your answers at the end of this video. And now we will continue with our next questions. First of all, let's have a look at the questions that we are going to discuss today. So these are the questions. First of all, the very first question is, if a point C lies between two points A and B such that AC is equals to BC, you have to prove that AC is equals to half of AB. What is the question? If you are given that A and B are 2 points and there is a point C between A and B, mid में कहीं पे C point है, then you have to show that AC is same as BC. This is given that AC is same as BC. You have to show that this AC is half of this complete. This is very much obvious कि ये हम दो equal parts में divide कर रहे हैं, so obviously it will be half. This will be half of this complete. So how we are going to prove this? So here we are given with a line AB whose midpoint is C, and we will write in proper format. First of all, we will write given. So what is given to us? It is AC is equals to BC. Then is to prove. What we are going to prove is AC is equals to half of AB. देन कम्स प्रूफ. जब भी हमें ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस करने होंगे हम हमेशा ये 3 हेडिंग से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट वन इज़ गिवन कि हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, देन इज़ टू प्रूफ कि हमने प्रूफ क्या करना है, एंड देन इट इज़ प्रूफ कि हम उसको कैसे प्रूफ कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट ए सी इज़ इक्वल्स टू बी सी. ये गिवन है हमें. आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द एग्जैक्ट सोल्यूशन. आप सब अभी के लिए सिर्फ समझ लीजिए, बस ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है कि हमने गिवन, टू प्रूव एंड प्रूफ इसी सीक्वेंस में लिखना है. सो नाउ ए सी इज इक्वल्स टू बी सी. ये हमें गिवन है कि इतना सा पोर्शन इतने से पोर्शन के इक्वल है. अब हमें देखो जो पूरा ए बी है मेरा, आई कैन राइट दिस ए बी एज ए सी प्लस सी बी. मैं ए बी को लिख सकती हूँ ए सी प्लस सी बी, बट इट वॉज गिवन कि ए सी एंड बी सी दोनों सेम है. चाहे वो मेरा सी बी है चाहे वो बी सी है, मतलब तो सेम ही है. सो जहाँ पे मेरा सी बी या लिखा है मैंने वहाँ पे ए सी लिख सकती हूँ, बिकॉज ए सी एंड बी सी बोथ आर सेम. सबसे पहले मैंने ए बी को लिखा ए सी प्लस बी सी. अब बी सी जो मेरा है वो ए सी के इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए सी प्लस, जहाँ पे बी सी है वहाँ पे भी मैं दोबारा से ए सी लिख सकती हूँ. सो ए सी प्लस ए सी विल बी 2AC, और ये वाला 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा एंड सिंपली वी विल गेट ए सी. ये वाला ए सी इज इक्वल्स टू, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ डिवाइड हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी यू विल गेट. क्लियर? Here is the next complete solution. You were given with this question and आपने ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पहले गिवन लिखना है फिर ट्रू प्रूफ लिखना है, देन प्रूफ में ये आप सारा लिखोगे. इन्होंने गिवन ट्रू प्रूफ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है. यू विल राइट कि गिवन क्या है ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ट्रू प्रूफ क्या है ये, उसके बाद आप प्रूफ में इस पे आओगे. यू वर गिवन दैट ए सी इज इक्वल्स टू सी बी, ये आपको पता था. अब हमने एक प्रॉपर्टी करी है कल वाले लेक्चर में, दैट इक्वल्स आर व्हेन एवर इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द रिजल्ट इज इक्वल. तो अब क्या है मेरे पास, इसमें भी मैंने ए सी ऐड कर दिया और इस तरफ भी मैंने ए सी ऐड कर दिया. तो ए सी प्लस ए सी इट विल बिकम 2AC, एंड यहाँ पे बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी, ये क्या बन जाएगा, मेरा पूरा ए बी बन जाएगा. तो 2AC इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया ए बी. सो ए सी इज इक्वल्स टू, ये 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी. वो मैंने दोनों तरीक़ों से बता दिया. आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, गिवन टू प्रूफ जो आपको गिवन था उससे स्टार्ट करके, या फिर आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी, फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट से कर सकते हो. क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज इन
दिस क्वेश्चन यू आर सेइंग कि जो आपने अभी फोर्थ क्वेश्चन में प्रूव करा है कि अगर एक लाइन है ए बी सी उसका मिड में पॉइंट है सच दैट ए सी इज इक्वल्स टू सी बी, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये हमें पता चला कि सी इसका मिड पॉइंट है, ऑब्वियसली मिड पॉइंट है, तभी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। नाउ इसी क्वेश्चन के बेस पे फिफ्थ क्वेश्चन में दे आर आस्किंग कि इफ पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली मिड पॉइंट। हर एक लाइन का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, उससे ज़्यादा मिड पॉइंट्स नहीं हो सकते। ये अभी आपने प्रूव करना है, तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। सो इफ़ आई टेक अ लाइन ए बी जिसका सी एक मिड पॉइंट है, जो अभी हमने प्रूव करा है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक दे आर आस्किंग कि इसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा, ये आप प्रूव करिए। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसका एक नहीं एक और मिड पॉइंट है, से डी, वो डी मेरा यहाँ पे लाई कर। क्लियर? तो सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, गिवन में यू आर हैविंग दैट सी एज मिड पॉइंट, यही गिवन है आपको। फिर आप लिखोगे टू प्रूव, टू प्रूव आपने क्या करना है, सी एज ओनली मिड पॉइंट, सी अकेला ही मिड पॉइंट है और कोई नहीं है। जो मैं बोल रही हूँ वो समझ लीजिए, शायद यहाँ पे आपको राइटिंग में अगर प्रॉब्लम आए। ये गिवन था, गिवन एज सी इज मिड पॉइंट एंड देन टू प्रूव इज कि सी इज़ द ओनली मिड पॉइंट, कि और कोई मिड पॉइंट हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद आता है प्रूफ। अब प्रूफ में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कि सी मिड पॉइंट है। अगर सी मिड पॉइंट है तो ए सी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी के, यही होगा। बिकॉज अगर सी हमारा मिड पॉइंट ये गिवन है तो ए सी किसके इक्वल होगा, इस पूरी के हाफ के इक्वल होगा। ऑल्सो डी इज मिड पॉइंट, तो उसका मतलब क्या हुआ, ए डी जो होगा वो भी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल होगा। अभी हमने एज्यूम करा है कि डी भी इसका मिड पॉइंट है, तो जो ए डी होगा वो भी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल होगा। बट इज इट पॉसिबल कि जितनी लेंथ ये वाली है उतनी ही लेंथ ये वाली है? ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ ये सी एंड डी मेरे एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं। इफ़ सी एंड डी कोइंसाइड, एक ही पॉइंट पे हैं, ये अलग अलग पॉइंट्स नहीं हैं। क्लियर? सो दिस इज द प्रूफ। हियर आई विल बी शोइंग यू द कंप्लीट सॉल्यूशन। So again they have supposed C was the midpoint already, D you have to take by your own as a midpoint, तो AC हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा। फिगर भी ड्रॉ करनी है यहाँ पे, ये A है ये B है, बीच में C एंड D, सो AD भी हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा। अगर दोनों किसी सेम चीज़ के इक्वल है, वी हैव डन द पोस्टुलेट, इफ़ टू डिफरेंट थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल। अगर ये दोनों आपस किसी सेम चीज़ के इक्वल हैं, हाफ ऑफ ए बी के इक्वल ये भी है, हाफ ऑफ ए बी के इक्वल ये भी है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो ए सी इक्वल्स टू ए डी हो जाएगा। बट ए सी ए डी के इक्वल इतनी सी लेंथ और इतनी सी लेंथ, ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? दिस इज ओनली पॉसिबल इफ डी कोइंसाइड विद सी। क्लियर? सो यू कैन नोट डाउन दिस. Our next question, question number 6, which is very important. In this question, you are given that there is a line in which there are 4 points A, B, C and D, such that this length AC is same as this length BD. You have to show that AB is equals to CD. So here I'll be showing you the solution. So you are given with 4 points lying evenly A, B, C, D on a straight line. सबसे पहले आप वही गिवन लिखोगे। गिवन में आपको सिर्फ इतना सा गिवन है कि ए सी इक्वल्स टू बी डी, यही गिवन है। तो गिवन में आप लिखोगे ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। देन यू विल राइट टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। क्लियर? तो अब फिर आते हैं हम प्रूफ पे। अब प्रूफ की बात करते हैं। हमें पता है कि ए सी इज़ इक्वल्स टू सी डी, क्या है, बी डी। ये गिवन है आपको, ए सी इज़ इक्वल्स टू बी डी, ये आपको गिवन था कि ए सी और बी डी सेम है। अब अगर मैं दोनों में से ये बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ए सी में से भी बी सी सब्ट्रैक्ट कर दूँ और बी डी में से भी बी सी सब्ट्रैक्ट कर दूँ, बिकॉज इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिजल्ट्स आर इक्वल। तो अब ए सी माइनस बी सी क्या आ जाएगा मेरे पास, ए बी।
एंड हियर बी डी माइनस बी सी, ये रहा बी डी, इसमें से बी सी माइनस करोगे तो बचेगा क्या, सी डी। तो वही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? सो हियर आई विल बी शोइंग यू द एग्जैक्ट सॉल्यूशन हाउ टू प्रेजेंट। सो हियर इज द सॉल्यूशन हाउ टू प्रेजेंट, गिवन वाज दिस, टू प्रूव वाज दिस, और इसके आगे आपने लिखना है प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ में क्या करा है, दे हैव डन इट अदर वे, आप ऐसे भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको पता है कि ए सी बी डी के इक्वल है, तो आप ए सी को क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस बी सी। फिर आप बी डी को क्या लिख सकते हो, पीछे वाला जो ये बी डी है, बी डी को क्या लिख सकते हो, बी सी प्लस सी डी, ये लिख लिया। अब आपको पता था कि ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों की वैल्यूज़ लिख दी, फिर बी सी एंड बी सी कैंसिल कर दिया। ए सी को क्या लिख दिया, ए बी प्लस बी सी, बी डी को क्या लिख दिया, बी सी प्लस सी डी, फिर दोनों को कैंसिल कर दिया, यू विल लेफ्ट विद दिस एंड हेंस दिस विल बी योर प्रूफ। क्लियर? You can go this way also. Here's the seventh question, and the question is why axiom 5 is list in the list of Euclid's axiom considered as universal truth। अगर आप वापस चल के देखो कि हमारा फिफ्थ वाला एग्जियम क्या था, एग्जियम नॉट द पोस्टुलेट, तो उसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ मानते हैं। वो क्यों? यूनिवर्सल ट्रुथ होता है कि अटल सच्चाई, जो चीज़ का जिसका हमें पता है कि ये होगा ही होगा। जैसे हम मान लें कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप इस स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकते। सो दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर टर्म्ड एज यूनिवर्सल ट्रुथ। सो हाउ विल यू जस्टिफाई दिस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल the fifth axiom was whole is always greater than its part। ये जो पूरा सर्कल है ये हमेशा बड़ा ही होगा अगर मैं इसका एक छोटा सा पार्ट बाहर निकाल लूँ। whole is always greater than its part, जो पूरा बड़ा बनेगा वो अपने पार्ट से हमेशा छोटा ही होगा, सॉरी बड़ा ही होगा। what I said, वो जो पूरा बनेगा होल, उसका जब हम एक पार्ट लेंगे तो वो जो पार्ट होगा वो अपने होल से छोटा होगा। मीन्स होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। वी हैड डिस्कस्ड इट येस्टरडे आल्सो। सो दिस वाज द पोस्टुलेट। नाउ दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ बिकॉज पार्ट इज इंक्लूडेड इन द होल। अब ये जो छोटा सा पोर्शन है ये इसमें कंसिडर्ड है, जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो उसमें ये छोटा सा इंक्लूड हो जाएगा, पर जब हम इसको कंसिडर करेंगे तो इसका थोड़ा सा पोर्शन तो इसमें है बट पूरा नहीं है। देयरफॉर होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट एंड देयरफॉर इट, दैट्स इट, एंड दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड। दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ बिकॉज पार्ट इज इंक्लूडेड इन द होल एंड देयरफॉर कैन नेवर बी ग्रेटर देन द होल इन द मैग्नीट्यूड। तो वो अपने पार्ट्स, अपने होल से, पूरा कंप्लीट चीज़ से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता जो उसका पार्ट है। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस द assignment questions. Not to discuss, just simply I'll show you the questions of the assignment solutions. Okay, we skipped one more question, third question. Consider two postulates given below। आपको दो नीचे postulates given है। First one is given any two distinct points A and B, दो A and B different आपको points given है। Then there exists a third point C which is in between A and B, और उन A and B के बीच में एक third point C lie करेगा। First postulate is this, and second is there exist at least 3 points that are not on the same line। at least 3 points ऐसे होंगे जो किसी सेम लाइन पे लाई नहीं करेंगे। ये तीनों पॉइंट मेरे एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, और 3 पॉइंट्स किसी सेम लाइन पे लाई कब नहीं करेंगे, अगर उनमें से कोई एक लाइन से थोड़ा सा नीचे या ऊपर हो जाए। सिंपल। So these are the two postulates that are given to you. Now what the question is asking you, do these postulate contain any undefined term? इस postulate में अगर आपको कुछ लग रहा है कि कोई term define नहीं करी है, then you have to define that। and are these postulate consistent? क्या ये हम हमेशा के लिए true हैं? Do they follow Euclid's postulate? क्या ये Euclid's postulate को follow कर रहे हैं? You have to explain। Now the very first is that in between A and B there exists point C। So in between A and B remain an undefined term which appeals to our geometric
इंट्यूशन, द पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट, ये हमेशा के लिए ही ट्रू है, ऑब्वियस है, बिकॉज आपको पता है कि अगर एक ए एंड बी आपने दो पॉइंट्स लिए उनके बीच में तो आप कितने भी ले सकते हो पॉइंट्स, तो एक सी लेना है, तो दैट इज़ ऑब्वियस, आप कभी भी ले सकते हो, वो रात को, दिन में, दोपहर को, कभी भी हो सकता है, ये तो ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ सुबह सुबह पॉसिबल है, उसके बाद है ही नहीं। नेक्स्ट इज डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी, ओके नो, सो दिस इज डन। दे डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, क्या ये दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट हैं दोनों पोस्टुलेट्स? पहले वाला पोस्टुलेट कह रहा था कि अगर ए एंड बी है तो उनके बीच में एक सी पॉइंट कहीं ना कहीं होगा, और दूसरे वाला पोस्टुलेट क्या कह रहा था कि 3 पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए, तीन, बिकॉज 2 पॉइंट से तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, जैसे मैंने बार बार आपको 4th चैप्टर में भी बोला था कि कभी हमें पता करना हो कि हमारी स्ट्रेट लाइन ना बन रही हो तो उसके लिए हमें 3 पॉइंट्स लेने पड़ते हैं, बिकॉज 2 को ज्वाइन करके हमेशा स्ट्रेट लाइन बन जाती है, तो तीसरे से ही पता चलता है, अगर एक भी पॉइंट उसके ऊपर या नीचे आ रहा है लाइन के, देन इट मीन्स दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। सो दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, एक दूसरे को कोई भी अपोज नहीं कर रहा है, तो दोनों ही ठीक है। सो नेक्स्ट इज, और इन्होंने कौन सा वाला एक्सियम फॉलो करा है? पोस्टुलेट तो इन्होंने कोई फॉलो नहीं करा, बट एक्सियम फॉलो कर रहे हैं, कौन सा? फर्स्ट वाले ने कौन सा फॉलो करा है? लेट ए एंड बी बी ए बी बी अ स्ट्रेट लाइन, देन देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंपोजिंग दिस लाइन, तो इस लाइन के ऊपर बहुत सारे, इनफाइनाइटली मैनी, लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, एंड एनी चूज एनी एक्सेप्ट द 2 एंड पॉइंट्स। अब ए एंड बी एंड पॉइंट्स को छोड़ के बीच में जितने भी पॉइंट्स आप देख सकते हो, ये लाइन है, ये ए है, ये बी है, इसके ऊपर ये कितने सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, इनमें से कोई भी एक चूज कर लो, उसको सी बोल दो, देन इट विल बी डन। क्लियर? नेक्स्ट इज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर, नो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, हियर इट इज, इफ देर आर ओनली 2 पॉइंट्स दे कैन ऑलवेज बी कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, जो अभी मैंने बताया कि अगर 2 लाइन्स हो उनकी स्ट्रेट लाइन हमेशा बन जाएगी। Therefore, there have to be at least 3 points for one of them not to fall on the straight line, कि एक जना स्ट्रेट लाइन के ऊपर ना आए, कोई बाहर रह जाए उससे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 3 points we have to consider. Clear? So this is the solution of third question. Now let's talk about your assignment. So here are the solutions of the question, first of all, the true false. Only one line can pass through a single point? No, because एक single point से हम infinitely many point lines pass करा सकते हैं. This is false. So I guess I need not to discuss these questions. You simply go through these questions. ये true false ही थे, और जो हमने पहले से कर लिया था उसको ही एक डिफाइन कर रहे थे, उन्हीं के बेसिस पे था, तो आप एक बार देख लीजिएगा, रीजंस भी हैं आपके सामने, तो यू कैन कंप्लीट दिस। एंड नेक्स्ट वन वाज द डेफिनेशंस. So the definitions I wanted to explain you once. First was the parallel lines. 2 straight lines which have no point in common are said to be parallel to each other. 2 parallel lines जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कहीं पे भी वो मीट ना करें, तो these lines are termed as parallel lines. ये स्पेसिंग है, ये जो बिल्कुल सेम रहे थ्रू आउट, कहीं पे भी. नेक्स्ट एज, इसमें हमने पॉइंट वर्ड को यूज़ करा है, सो वी विल define this point also. Point and straight line will have to be defined first. Point and straight line are defined in Euclid's text as, Euclid के text में इसको कैसे define करा है? Point is that which has no part, we had discussed yesterday also, and line is breathless length, and straight line is a line which lies evenly with the points on itself. ये हम कर चुके थे कब. Next is perpendicular lines. If one among 2 parallel lines is turned by 90 degree, then the 2 lines become perpendicular. अब ये 2 हमारी parallel lines थी, इनमें से अगर मैं एक को 90 डिग्री पे टर्न कर दूँ, चाहे ऊपर वाली को चाहे नीचे वाली को, तो वो ऐसे हो जाएगा, तो it will be perpendicular lines. Parallel lines has been defined before. Rotation through 90 degree needs further defining rotation may be assumed as an intuition, therefore cannot be used. So no need to write, you have to write up to here only. Next is line segment. Line with 2 end points. आपको पता है line क्या होती है जिसका no end point होता है?
रे क्या होती है, जिसका वन पॉइंट एंड पॉइंट होता है, एक तरफ से नो एंड पॉइंट, एंड लाइन सेगमेंट के बोथ द पॉइंट्स आर फिक्स्ड, एंड पॉइंट्स जिसके फिक्स होते हैं। एंड रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बाउंड्री, बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है। ये डेफिनेशंस लिखनी है आपने। उसके बाद लास्ट डेफिनेशन वाज, इट वाज of square. Square is defined as a quadrilateral with all sides equal and all angles right angle. वो वाली फिगर जिसकी सारी साइड सेम होंगी और सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे. सो दैट इज अ स्क्वायर. सो आई होप योर असाइनमेंट इज ऑल्सो डन नाउ. सो दैट्स इट फॉर द डे. Hopefully we'll finish this chapter tomorrow. I hope you are not doing fast and you are getting everything. Thank you.